पंप के बाद जो सेगमेंट है उसमें प्रेशर नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है? पॉजिटिव होता हैं? है। पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा तो फिर एयर सकिंग तो नहीं होगी। जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जी सर। तो 8 में क्या था जी? ये ठीक है। अब अगर ब्लड फ्लो रेट जो सेटअप करते हो उससे आप रेगुलेट करते हो करंट की क्वांटिटी जो कि मोटर के पंप को जा रही है, मोटर को पंप की मोटर को जा रही है, उसका ब्लड फ्लो की रेट कितना है वो डिपेंड करेगा कि कितने साइकिल्स पर मिनट पंप जो है रन कर रहा है। जी। ठीक है, अब अगर आपने सेटअप कर दिया है हाई रेट पे मगर फिस्टुला पुअर है तो उतना ब्लड तो नहीं आएगा। आर्टीरियल नीडल आपने छोटी लगा दी है, उससे भी वो बाहर नहीं आएगा ब्लड उतना। आपने पंप की स्पीड हाई रखी हुई है और आर्टीरियल नीडल छोटी है, ब्लड बाहर नहीं आ रहा है और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा प्रेशर, तो डिस्क्रिपेंसी आपकी ज्यादा हो जाएगी। जी। पंप की ब्लड पंप की कैलिब्रेशन सही नहीं है। आपने 6.5 वाली ट्यूब यूज कर रहे हो और पंप को रखा हुआ है 8 वाली पे, या पंप 6.5 वाली पे सेटअप किया हुआ है, कैलिब्रेट किया हुआ है और ट्यूबिंग आपने 8 वाली डाल दी उसके अंदर। या तो पंप के रोलर जो है उसको ट्यूब को प्रेस ही नहीं कर रहे या बहुत ज्यादा प्रेस कर रहे हैं, तो दोनों सूरतों में आपका ब्लड फ्लो जो एक्चुअल है वो कम हो जाएगा। जी। इसी तरह अगर हाई ब्लड पंप की स्पीड है, फिस्टुला की ब्लड फ्लो रेट से ज्यादा है, पंप की स्पीड हाई है, तो फिर भी वो डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी, क्योंकि पंप की स्पीड ने तो डिस्प्ले करना है कि ये फ्लो रेट है, मगर एक्चुअली जो है फिस्टुला से उतना ब्लड अगर नहीं आ रहा तो वो डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी। अब वीनस नीडल अगर लार्ज बोर की है तो उससे तो कोई तलक नहीं पड़ना चाहिए ब्लड फ्लो का। बिल्कुल। ठीक है, ब्लड फ्लो रेट जो है वो तो कोई उस पर इम्पैक्ट नहीं होगा, इसलिए जो ब्लड है इजीली वेन में दाखिल होता जाएगा, उसकी जो इतना ब्लड पीछे से आ रहा है जो रेट है उस पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। हाँ, अगर वीनस निडल भी बहुत स्मॉल होगी तो आगे प्रेशर बढ़ जाने की वजह से, पंप के बाद प्रेशर बढ़ जाने की वजह से ब्लड फ्लो में डेफिशिएंसी डिक्रीज हो सकती है। मगर अगर नीडल का बोर बड़ा है तो उसमें तो कोई आउटफ्लो को ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका नाम। जी सर। चले, तो आज क्या करना है हमने? सर आर ओ। वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम। जी। ठीक है, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम चेक किया है अपने अपने यूनिट का, या अपना यूनिट जो है उसका मॉनिटरिंग को ऑब्जर्व किया है या सिस्टम को वैसे ऑब्जर्व किया है? सर सबने किया है। सबने किया है, माशाल्लाह, वेरी गुड। क्या क्या कंपोनेंट होती है उसमें? सर इतना डीपली ऑब्जर्व नहीं किया। हाँ, तो ऑब्जर्व क्या किया है? वो किस रूम में पड़ा हुआ है हमने वो देखा था। बस ये पता है कि कमरे में पड़ लगा हुआ है, जी सर। तो इसको तो ऑब्जर्व नहीं। क्यों भाई, बताओ। बाकी लोगों का भी यही ख्याल है, किसको नहीं पता क्या कंपोनेंट क्या है उसमें? नहीं पता। अब आप मुझे ये बता सकते हो कि आपको जो वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम लगाने की जरूरत क्यों पेश आती है? मैंने आपको बताऊं, मैंने डायलिसिस, हीमोडायलिसिस सबसे पहले जो इन्वॉल्व हुआ था दैट वाज 72। जी सर। ठीक है, और उस वक्त अमेरिका में भी कोई वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम नहीं इस्तेमाल होता था। फर्स्ट टाइम हमने वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम जो इंस्टॉल किया था वो 78 में था। ठीक है, तो 7 साल कम से कम मैंने वहां डायलिसिस किया है बगैर वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम के। अब आप बताएं इसकी जरूरत क्यों पेश आती है? जरूरत क्यों पेश आती है?
आपको पता है कि जो डायलिसिस है उसके लिए जो वाटर यूज हो रहा है, जी सर। ठीक है, दैट इज मच मोर प्योर देन द ड्रिंकिंग वाटर। एग्जैक्टली। जो क्राइटेरिया फॉर द डायलिसिस वाटर आर मच मोर स्ट्रिक्ट एज कंपेयर टू ड्रिंकिंग वाटर। जी सर। उसकी वजह क्या है? पहले क्योंकि नंबर पे अगर वो ब्लड के अंदर जाएगा तो उससे पहले नंबर पे आपने एक वीक में मैक्सिमम कितना वाटर पी सकते हो? कितना वाटर इनटेक क्या होगी मैक्सिमम? 1 वीक के अंदर हाँ जी। 14 से रोजाना रोजाना कितना पानी लेते हो? 1.5 लीटर से 2 लीटर्स। 1.5 से 2 लीटर, तो 7 दिन में कितना हो जाएगा? 14 लीटर्स। हम्म 14 लीटर्स। 14 लीटर। और 3 दफा अगर किसी पेशेंट की हीमोडायलिसिस हो रही है जी। तो वो कितने वाटर को एक्सपोज है? हम्म एक एक डायलिसिस में कितना 405। वाटर यूज होता है? 405। फिर टोटल 405 हो जाएगा। हम्म अगर 3 मरतबा करेंगे तो 405 हो जाएगा। ब्लड फ्लो की ये डायलिसेट का फ्लो रेट क्या होता है? 250 से 130। आप कौन सा यूज करते हो? 500 होता है। 500। जी सर। 500 पर मिनट, तो 240 मिनट्स, 4 आवर्स में 240 मिनट होते हैं, तो 240 मिनट में कितना हो जाएगा? 120,000। 120 लीटर एक डायलिसिस से। बिल्कुल। ठीक है, और 3 डायलिसिस अगर वीक में हो रही है तो 360 लीटर्स। 460 लीटर, तो अप्रोक्सीमेटली 400 प्लस माइनस लीटर जो है पेशेंट एक्सपोज होता है इतने वाटर को, एज कंपेयर टू ड्रिंकिंग वाटर विच इज लेस देन 15 लीटर है। जी सर। दूसरी क्या वजह है कि पानी जो बाई माउथ ले रहा है, दिस बैरियर, इंटेस्टाइनल मिकोजा है, स्टमक का मिकोजा है, इंटेस्टाइनल की सिक्रीशंस है, स्टमक की सिक्रीशंस है, एसिड है, ठीक है। मगर हीमोडायलाइजर में ब्लड इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद वाटर जो है, सो जी एक सर। थिन मेम्ब्रेन जो है दरमियान में उनको सेपरेट की हुई है। उधर आपके इंटेस्टाइनल या स्टमक की वॉल जो है वो सेपरेट करती है, जो ल्यूमन में वाटर होगा और ब्लड से कांटेक्ट होने से बचाती है। तीसरे नंबर में हेल्दी पर्सन में किडनीज आर वर्किंग, और छोटी मोटी कोई टॉक्सिन अगर चली भी गई बॉडी में तो किडनी वो डिलेमिनेट। तो यहाँ इन पेशेंट्स की किडनीज आर नॉट वर्किंग, तो वो एक सेफ्टी पॉइंट भी खत्म हो गया, इसलिए यू हैव टू बी मोर स्ट्रिक्ट जो है। अब आप मुझे बताएंगे कि ये वाटर ट्रीटमेंट डिफरेंट मेथड्स क्या हैं वाटर को प्योरीफाई करने के? सर पहले नंबर पे आता है सैंड फिल्टर। हम्म पहले नंबर पे आता है सैंड फिल्टर। सर जो प्री आर ओ कंपोनेंट्स हैं उसमें पहले नंबर पे आता है सैंड फिल्टर, वाटर साफनर। नहीं बेटे, तीसरे नंबर पे ना 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 ना, वाटर ट्रीटमेंट के या वाटर जो ड्रिंकिंग वाटर या प्योरीफाइड वाटर करने के मेथड क्या क्या है? सर बॉइलिंग कर सकते हैं। बॉयलिंग कर सकते हो, और डिस्टिलेशन कर सकते हैं। हम्म वाटर क्लोरिनेशन कर सकते हैं। ये आपके पास 1 2 3 4 मेजर मेथड्स हैं जो वाटर को प्योरीफाई करने का। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जी सर। डिआयोनाइजर, रिवर्स ऑस्मोसिस और डिस्टिलेशन। सर आपकी स्लाइड्स शेयर नहीं हो रही। जी अब हो रही है।
ठीक है। जी सर। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, डीआयोनाइजर है, रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम है और डिस्टिलेशन है। जी। और इस स्लाइड से आपको क्या नजर आ रहा है कि डिस्टिलेशन जो है वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट प्योर। है बिल्कुल। वाटर की प्योरिफिकेशन में। उसके बाद आरओ सिस्टम है, मगर आरओ सिस्टम में भी ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ब्लड में, वाटर में पास हो सकता है। बिल्कुल। डीआयोनाइजर में क्या हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, ऑर्गेनिक हाँ, मैटर। कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जी। जा सकते हैं, एंडोटॉक्सिन्स। एंडोटॉक्सिन्स जा सकती हैं जी। और ऑर्गेनिक मैटर जा सकता है। सिर्फ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स और पर्टिकुलर मैटर जो है वो रिमूव होगा। इसी तरह अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में आपके ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जो वाटर में डिजॉल्व होंगे वो भी पास कर सकते हैं और ऑर्गेनिक मैटर ऑर्गेनिक भी। मैटर भी पास कर सकता है। तो डिस्टिलेशन सबसे ज्यादा एफिशिएंट और उसके बाद आरओ सिस्टम। तो डिस्टिलेशन हम क्यों नहीं यूज करते हैं हेमोडायलिसिस के लिए? सर टेम्परेचर का इसमें होता है। वेरी कम्बरसम, एक्सपेंसिव। आपने डिस्टिलेशन की थी कभी? एट्थ नाइन्थ में फिजिक्स पढ़ी थी तो कैसे करते हैं? वाटर को बॉयल करके ऊपर से स्टीम कलेक्ट करके फिर उसको ठंडा करते हैं, जिससे वाटर फिर दोबारा कंडेंसेशन हो जाती है। तो काफी एक्सपेंसिव और इतने बल्क में डिस्टिल करना वाटर जो है बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। तो उसके बाद हमारे पास सेकंड बेस्ट चॉइस जो आ जाता है आरओ सिस्टम, विच इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड वाटर ट्रीटमेंट मेथड जो है। अब कंपोनेंट्स वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम की क्या है, ठीक है। जी। तो सबसे पहले अब आपने जाके अपने वाटर ट्रीटमेंट जो रूम है वहां चेक भी करना है कि इनमें से कौन कौन सी चीजें हैं और कौन सी नहीं है। पहले नंबर पे दो चीजें यहां दिखाई हैं, एक टेम्परेचर ब्लेंडिंग वाल्व है और दूसरा है टेम्परेचर रेगुलेटर। ठीक है। जो टेम्परेचर ब्लेंडर में क्या होता है, अगर बाहर से वाटर जो है बहुत हॉट आ रहा है, ज्यादा टेम्परेचर वाला आ रहा है या कोल्ड आ रहा है, फर्ज कर लीजिए आप कोयटा में हो तो वहां सर्दियों में पानी बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्रीजिंग पॉइंट पे होता है, तो वो फिर सिस्टम में दाखिल होने से पहले उसमें हॉट वाटर ऐड कर दिया जाता है। ठीक है। ये टेम्परेचर ब्लेंडिंग वाल्व है। एक तरफ से ये जो इन वाटर है बाहर से, और दूसरी तरफ से आप अगर कोल्ड करना है तो कोल्ड वाटर ऐड कर रहे हो, अगर हीट करना है तो हॉट वाटर ऐड करके एक ब्लेंड कर रहे हैं और उसके बाद टेम्परेचर जो है उसका मॉनिटर किया जाता है। थर्मामीटर लगा हुआ है यहाँ पे, उसको वाटर को रेगुलेट किया जाता है। क्योंकि टेम्परेचर अगर सही नहीं होगा तो उससे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो टॉक अबाउट दैट। और उसके बाद ये बैक फ्लो प्रिवेंटिंग डिवाइस है कि ये जो वाटर जो है अंदर यहाँ पे से एंटर हुआ है वो वापस जो मेन सप्लाई में ना चला जाए, तो ये बैक फ्लो प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिंग डिवाइस है। ठीक है। उसके बाद ये नॉन रिटर्न वाल्व जो है आपके यूनिट्स में भी 99% श्योर है मैं कि होगा। और देन देयर इज द बूस्टर पंप। ठीक है। ये पंप भी आपके यूनिट्स में होना चाहिए, होगा। बूस्टर पंप का क्या मतलब है कि जो पंप फ्लूइड बाहर से आ रहा है वाटर जो है उसको एडिक्वेट प्रेशर और एडिकेट फ्लो रेट पे आगे डिलीवर किया जा सके, क्योंकि फिल्टर्स में से गुजारने के लिए यू हैव टू हैव वाटर कमिंग एट सफिशिएंट प्रेशर एंड फ्लो रेट, तभी वो फिल्टर के मीडियम में से गुजर सकेगा। ठीक है।
तो ये आ गया, टेम्परेचर ठीक कर लिया, नो रिटर्न वाल्व आ गया, बूस्टर पंप आ गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये येलो वाली चीज आ रही है, एसिड फीड पंप। आमतौर पर जो म्युनिसिपल सप्लाई है उनमें वाटर की पीएच जो है, इनकमिंग वाटर की पीएच 8 से ज्यादा होती है। तो alkaline pH will be also harmful for the RO membrane and will lead to malfunctioning of the carbon filter जो subsequently आएंगे। तो उसके लिए एसिड फीड किया जाता है थोड़ा बहुत, या छोटा इस डिवाइस में एक तो एसिड होल्डिंग टैंक होगा और उसके बाद पीएच मीटर जो इनकमिंग वाटर का, और वाटर मिक्स होने के बाद फिर पीएच वाटर की चेक की जाती है। जो स्टैंडर्ड वाटर का टेम्परेचर 77 टू 82 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, 25 टू 28 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द आरओ इक्विपमेंट फंक्शनिंग। बेस्ट फंक्शन जो है आरओ की इस टेम्परेचर पे होगी। अगर टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ड्रॉप करता है तो 1.5% आपकी आउटपुट ड्रॉप कर सकती है आरओ सिस्टम से। 1 सेंटीग्रेड अगर ड्रॉप करता है तो 3% आउटपुट आरओ की ड्रॉप कर जाएगी। और अगर टेम्परेचर 35 डिग्री से ज्यादा है तो मेम्ब्रेन कुड बी परमानेंटली डैमेज। तो इसके लिए जो टेम्परेचर गेज भी इंस्टॉल होनी चाहिए जो इनफ्लो वाटर पे है। बूस्टर पंप चाहिए कि एक लार्ज आरओ के लिए जो प्रेशर है यहां से अंदर जा रहा है, ये प्रेशर टैंक है, ये प्रेशर इंड्यूस प्रोड्यूस कर रहा है, प्रेशर स्विच है उसके बाद जो रेगुलेट करता है प्रेशर को, तो 30 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, 30 psi मीन 30 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच प्रेशर, और 10 टू 12 गैलन्स पर मिनट कम से कम मिनिमम जो है इतना ब्लड जो फ्लो करना चाहिए। तो उसके लिए ये फिर बूस्टर पंप की जरूरत होगी, अदरवाइज जो हो सकता है जो आपका इनफ्लो है वाटर की वो इतना प्रेशर और इस फ्लो रेट पे ना डिलीवर की जा सके, तो उसके लिए ये फिर बूस्टर पंप लगाया हुआ था। केमिकल इंजेक्शन के लिए आरओ मेम्ब्रेन के लिए पीएच रिक्वायर्ड इज 5 टू 8.5, ठीक है। Feed water pH is above 8.5, so it will result in malfunctioning of the carbon filter and RO। और इसके लिए हाइड्रोफ्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड की स्मॉल अमाउंट जो है that is injected into the incoming water to lower the pH, ठीक है। तो इस एसिड फीड सिस्टम में there is a reservoir, मीट्रिक पंप है टू कंट्रोल द लेवल ऑफ केमिकल्स एड टू द वाटर, और मिक्सिंग चैम्बर है इन द फीड वाटर लाइन जिसमें एसिड को मिक्स होना है उसमें। ये एसिड फीड है और आइडियल पीएच शुड बी 7 टू 8 और आइडियल टेम्परेचर कितना 22 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 टू 28 डिग्री सेंटीग्रेड, 28 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और पीएच जो है आइडली 7 टू 8 होनी चाहिए। दिस इज फॉर द बेटर ऑप्टिमम फंक्शनिंग ऑफ द आरओ सिस्टम एंड आल्सो द कार्बन फिल्टर। ये तो हो गई प्री ट्रीटमेंट जो है। इसके बाद व्हाट डू यू हैव इज द डेप्थ फिल्ट्रेशन डिवाइस। ये जो फिल्ट्रेशन, सेडिमेंट फिल्टर भी कहते हैं इसको, सेडिमेंट फिल्टर, ठीक है। और इनकी फंक्शन इज रिमूव्स द पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम द वाटर। जो इनकमिंग वाटर में और कोई अनडिजॉल्व पार्टिकल्स आ गए, कोई थ्रेड आ गया, कोई मिट्टी का जर्रा आ गया, कोई
पत्ता का टुकड़ा आ गया, कोई भी इस किस्म की अनडिजॉल्व पार्टिकल अगर बाहर से आ रहा है तो दैट इज रिमूव्ड बाय दिस फिल्टर। और ये सबसे पहले होगा शुरू में, ताकि आगे जो है मोर एक्सपेंसिव फिल्टर्स और आरओ मेम्ब्रेन उन पे ये गंद जो है आगे ना पहुंचे। ये दो तरह के, तीन तरह के होते हैं। तो आमतौर पर अगर आपके पास नीचे जो है कार्ट्रिज फिल्टर होगा सबसे पहले, इसलिए कि वो कार्ट्रिज जो है उसको चेंज करना इजी है। तो क्या मोटी मोटा जो गंद है वो रिमूव कर देता है, और कार्ट्रिज जो है आपकी दिन में 2 मरतबा भी चेंज करनी पड़ती है, मगर डेली तो तकरीबन चेंज करनी पड़ जाती है। तो ये आपने कार्ट्रिज देखनी है, आपके सिस्टम में लगी हुई है शुरू में, ठीक है। तो उसकी जो उसके बाद जो है मल्टीमीडिया फिल्टर और अल्ट्रा फिल्टर्स जो हैं बाद में आते हैं। इसमें क्या होता है, ये तो वो कार्ट्रिज फिल्टर है, इस तरह की हाउसिंग आपको नजर आएगी और उसके अंदर ये कार्ट्रिज होती है। और इसका जो प्रिंसिपल है कि इस कार्ट्रिज से वाटर यहां से एंटर होगा और इस मेम्ब्रेन में से ये वाली जो कार्ट इसमें दाखिल होकर सेंटर में जाएगा और यहां से वाटर जो है आउटफ्लो कर जाएगा। और इस पोरस मेम्ब्रेन में से जो भी पर्टिकुलर मैटर होगा दैट विल बी स्टक इन दैट पोरस, या पोरस मेम्ब्रेन में ये वाली जो नजर आ रही है, ठीक है। इसके बाद ये कार्ट्रिज यहां से खोला, ये निकाली पुरानी कार्ट्रिज और ये नई डाल दी, बदल दी, इजी है। उसके बाद आपके पास ये सैंड फिल्टर है या मल्टीमीडिया फिल्टर है या डेप्थ फिल्टर है, जिसमें ग्रेवल्स, सैंड, डिफरेंट साइज की क्वार्ट्स जो हैं, सबसे बड़ा साइज यहाँ पे, उससे छोटा, और ये बिल्कुल बारीक सैंड यहाँ पे होती है। और इसमें वाटर इस तरीके से एंटर हुआ नीचे और यहां से इस मीडिया में से गुजर के ऊपर आया यहां से, और यहां से आउट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो कुछ भी डर्ट, जो पर्टिकुलर मैटर होगा, जो इन मटेरियल में से गुजरते वहां पे स्टक हो जाएगा और रिलेटिवली क्लीनर वाटर वुड रीच इन हेयर। यहां भी इनलेट पे भी प्रेशर गेज होती है, आउटलेट पे भी प्रेशर गेज होती है। इनलेट पे प्रेशर गेज की जरूरत क्यों है? ताकि कंट्रोल कर सके कितना इनफ्लो आ रहा है, कितना वाटर हम एंटर आपको प्रेशर से वाटर अंदर भेजना पड़ेगा। अगर आप प्रेशर से वाटर अंदर भेज नहीं रहे हो तो इसमें से मीडिया में से गुजरेगा नहीं। ठीक है। बाद में प्रेशर गेज की जरूरत क्यों? ताकि उसकी स्पीड कम कर दे। प्रेशर वापस फ्लो के साथ जा रहा है कि नहीं। पोस्ट फिल्टर प्रेशर गेज की जरूरत इसलिए है कि अगर आपका ये फिल्टर है क्लॉग्ड अप बिकॉज ऑफ ऑल दोस पार्टिकुलर मैटर, तो बहुत कम वाटर गुजर के आगे गुजर सकेगा, जिसकी वजह से ये प्रेशर यहाँ पे ड्रॉप कर जाएगा। ठीक है। तो इस फिल्टर की फंक्शन देखने के लिए कि ये एडिक्वेटली फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा, यू हैव टू मॉनिटर दोस टू प्रेशर। और डिफरेंस बिटवीन प्री एंड पोस्ट फिल्टर शुड नॉट बी मोर देन 10 psi। 10 psi से कम होना चाहिए। अगर 10 psi तक डिफरेंस पहुंच जाता है, दैट मीन फिल्टर इज क्लॉग्ड अप। और उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा आपको? बैक वॉश करना पड़ेगा। इसी फिल्टर को बैक वॉश करना पड़ेगा। बैक वॉश करने के लिए क्या करना है आपने? इसको क्लोज कर देना है यहां से, इस वाटर यहां से, और ये वेल्व खोल देना है। तो इनकमिंग वाटर आएगा यहां से, ठीक है, यहां आएगा और इस सारे बेड को वो मिक्स कर देगा, रेस करेगा, और जो कुछ भी पर्टिकुलर मैटर जो डिजॉल्व हुआ इसमें रुका हुआ था, वो इस ड्रेन में से बाहर निकल जाएगा। इसको बैक वॉश कर। नॉर्मली तो वाटर की डायरेक्शन क्या थी? यहां से लेफ्ट से राइट को गया। अब आपने जब बैक वॉश करना है
तो उलट करना है हमने, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट को वाटर भेजना है, ताकि वो जो पार्टिकुलेट मैटर है वो वॉश हो जाए, ये सैंड जो है वॉश हो जाए सारी। इसके साथ प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? ठीक है, कमीडिया जो इसके अंदर है, दैट कुड बी क्लॉग्ड अप विद द पर्टिकुलर मैटर, देयर कुड बी कंटेमिनेशन ऑफ द मीडिया, बैक्टीरियल ग्रोथ, बायोफिल्म फॉर्मेशन। और थर्ड चीज जो है ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू क्यों होगा? क्योंकि वो फिल्टर से यहाँ ऊपर कुछ से कोई चैनल्स एग्जिट हो बन जाएंगी, जब वापस जा रहा है यहाँ कुछ चैनल्स बन जाएंगी जिनमें से वाटर गुजर जाएगा विदाउट कंटेक्ट, बीइंग कंटेक्टेड इन दी, जो मीडिया था उसके साथ कंटेक्ट हुए बगैर गुजर जाएगा। और लास्टली कि ये जो मटेरियल है यहाँ पे पड़ा हुआ, वो भी कुछ रिलीज होके आउटफ्लो में वाटर में जा सकता है। अगर पीछे से पानी बहुत तेज आ रहा है तो यहाँ से कुछ छोटी बहुत सैंड जो है वो आगे जा सकती है। ठीक है, ये बैक वॉश, इसको क्लोज कर दिया और यहाँ से वाटर इन हुआ और ये नीचे से वाटर आके ऊपर से और यहाँ से आउट हो गया। और कब करना है कि जब 10 ये psi प्री और पोस्ट फिल्टर का प्रेशर डिफरेंस जो है मोर देन 10 10 psi। से ज्यादा हो जाए। उसके लिए क्या करना है, जब भी नया फिल्टर इस्तेमाल होता है, डायलिसिस आप पहली दफा शुरू करते हो तो बेस लाइन प्रेशर डिफरेंस देख लेते हैं कि बेस लाइन प्रेशर डिफरेंस क्या था। अगर उस प्रेशर से 10 psi ज्यादा ड्रॉप कर जाता है तो दैट मींस दिस फिल्टर नीड्स बैक वॉश। उसके अलावा अगर कंटेमिनेशन या बैक्टीरियल ग्रोथ हो गई है तो इसको डिसइंफेक्शन की भी जरूरत होगी। और अगर क्लॉगिंग जो बैक वॉश से या डिसइंफेक्शन से इंप्रूवमेंट नहीं होती तो फिर आपको फिल्टर रिप्लेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज दी वाटर सॉफ्टनर। हार्ड वाटर क्या होता है? which contain calcium and magnesium. जिसमें हार्ड मैग्नीशियम वाटर कंटेंट में ज़्यादा होता है, जिसमें मिनरल कंटेंट ज़्यादा होता है। डाइवेलेंट आयन मिनरल स्पेशली कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्वांटिटी ज्यादा होता है। हीमोडायलिसिस में हम हार्ड वाटर यूज नहीं कर सकते। क्यों? कि इसमें जो मिनरल्स हैं दे विल गेट डिपॉजिटेड ऑन दी आरओ मेम्ब्रेन, और उसके अंदर भी जो माइक्रो कैपिलरीज है अंदर डायलाइजर में या उसके मशीन में, वहां भी वो डिपॉजिट हो जाएंगी स्केल्स उसकी। ठीक है, दूसरी चीज अगर आयन एक्सचेंज जहां भी यूज होना है वहां पे उसकी आयन एक्सचेंज भी वो इम्पैक्ट हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो स्केलिंग हुई है। तो वाटर सॉफ्टनर का प्रिंसिपल क्या है? ये आपका वाटर सॉफ्टनर है इधर, और इसके अंदर ये रेजन है, रेजन बेड है ये वाला, और यहाँ से वाटर एंटर होगा जिसमें कैल्शियम भी और मैग्नीशियम वगैरह सारा कुछ होगा, इस रेजन में से गुजरेगा। और ये रेजन जो है वो मैग्नेट की तरह जो मिनरल्स आ रही हैं उनको अट्रैक्ट करेंगी, और दोज मिनरल्स विल बी adsorbed onto the surface of the material, which is granulated activated carbon या activated charcoal से बोल। granulated activated charcoal या कार्बन इस वाटर सॉफ्टनर में होता है। तो ये जो मिनरल जो हैं दे विल बी एब्जॉर्ब ऑनटू द सरफेस ऑफ द कार्बन जो है, और जो फिर सॉफ्ट वाटर यहां से वो करके नेक्स्ट पे चला जाएगा। अब
अगर ये हमने वाटर सॉफ्टनर यूज किया एक दिन के लिए, हॉट वाटर पीछे से आ रहा था, तो ये हो सकता है कि आपकी ये सारा का सारा जो रेजन है, ये वाली सारी ये रेजन जो है डिफरेंट है वाटर सॉफ्टनर की, नॉट कार्बन हेयर। वो कार्बन फिल्टर में होती है, ये रेजन इज डिफरेंट। तो इस रेजन जो है दैट बिकम सैचुरेटेड विद द मिनरल्स। इनकमिंग कैल्शियम और मैग्नीशियम के। उसके बाद वो फिर मजीद कैल्शियम और मैग्नीशियम को एब्जॉर्ब नहीं कर सकेगी। ठीक है, जब वो सारी रेजन जो है सैचुरेट हो जाएगी विद कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो इट इज सेड टू बी दैट द फिल्टर इज एग्जॉस्टेड। फिल्टर की एग्जॉस्टेड, फिल्टर एग्जॉस्ट कब होगा? जब वो सारी रेजन जो है बिकम सैचुरेटेड। और उसको आइडेंटिफाई कैसे होगा कि ये आपकी जो है रेजन जो है वो सैचुरेट हो गई है या फिल्टर इज नाउ जो सॉफ्टनर इज एग्जॉस्टेड? कैसे पता चलेगा? आपके इनफ्लो वाटर की और आउटफ्लो की हार्डनेस में, वाटर की हार्डनेस में कोई डिफरेंस नहीं होगा। जब आउटफ्लो पे या वाटर की हार्डनेस को चेक करोगे तो दैट विल बी ऑलमोस्ट द सेम एज द इनफ्लो वाटर। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि अब मजीद जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम नहीं रिमूव हो रहा है। सर एक क्वेश्चन। ठीक है, अब आप जाओगे अंदर वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम में तो इस किस्म का टैंक नजर आएगा विद हेड ऑन इट थे, और उसके साथ एक और टैंक पड़ा होगा, ये वाला ब्राइन टैंक कहते हैं, ये इसके साथ पड़ा होता है। इस ब्राइन टैंक का अगर आप ढकना उठा के देखोगे तो क्या नजर आएगा? क्या होगा इसमें? सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड पैलेट्स जो है, जी सर, आपका जो टेबल सॉल्ट है, छोटी छोटी डलियां या उसकी पैलेट्स आती हैं, वो यहाँ पे डाल देते हैं। तो इसमें से, इस टैंक में से वाटर जो है जिसमें वो सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व है, वो उसमें फ्लश किया जाएगा इस सिस्टम को। ठीक है, ये वाली जो है सोडियम जब यहाँ पे आएगा तो रेजन पे से कैल्शियम को और मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर देगा। सर एक क्वेश्चन है, हम्म? एक क्वेश्चन था। यहाँ आ गई यार, ये आपकी ओरिजिनल रेजन थी, यहाँ से वाटर आया, ये कैल्शियम मैग्नीशियम वाला आया, ये रेजन को अटैच हो गया और इसने सोडियम को रिलीज कर दिया। अब आपने इसको एग्जॉस्ट हो गया, अब रीजनरेट करना है, तो ये वाला सोडियम का साल्ट आपने वापस उससे इसको फ्लश करोगे, जिससे आपका जो है सोडियम इस कैल्शियम और मैग्नीशियम को रिप्लेस कर देगा, और ये जो है रेजन जो कैल्शियम और मैग्नीशियम ड्रेन में चला जाएगा। ठीक है, अब इसके दो साइकिल हैं। पहले नंबर पे तो ये सेल लाइन से या ब्राइन सोल्यूशन से, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन से इसको वॉश करना है, और ताकि ये बाहर निकल जाए। उसके बाद इसको वाटर से रिंस करना है, ताकि कोई भी कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड वगैरह अगर इसमें बचा हुआ है तो वो भी ड्रेन हो जाए। ठीक है, तो जब ये रीजनरेट हो जाएगा तो फिर ये पोजीशन हो जाएगी, तो सारा कैल्शियम और मैग्नीशियम रिमूव हो जाएगा और कुछ ना कुछ सोडियम इस रेजिन को अटैच रह जाएगा, और अब ये नया हार्ड वाटर जो है वो सॉफ्ट कर सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? योर वाटर सॉफ्टनर इज रीजनरेटेड। ठीक है, तो वाटर सॉफ्टनर की एग्जॉस्शन और रीजनरेशन का आपको पता होना चाहिए। अब अगर आपकी 15 या 20 मशीनें चल रही हैं या 8-10 मशीनें चल रही हैं, तो ये तकरीबन रोजाना ही एग्जॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, और ऑटोमेटिकली टाइमर पे सेट कर दिया जाता है कि ये जो ऊपर लगा हुआ है कि इसने रात को किसी वक्त ये वाला साइकिल चला देना है और उसको रीजनरेट कर लेना है।
इसके लिए थ्योरेटिकली डायलिसिस टेक्नीशियन की जब सुबह आते ही या शाम को जाते वक्त आउटफ्लो वाटर की हार्डनेस को चेक करना होता है, या सुबह आते ही डायलिसिस स्टार्ट करने से पहले हार्डनेस को चेक करना होता है। सुबह नहीं करना, जाने से पहले चेक करना है, ताकि अगर वो एग्जॉस्ट हुआ है तो रात को रीजनरेट किया जा सके, ताकि सुबह आके आप डायलिसिस स्टार्ट कर सको। अब क्या हुआ, एक दफा स्टेट में सर्विस की गई वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम की, और उसके बाद जो पेशेंट का वो सेशन हुआ डायलिसिस का, एक दो सेशंस के बाद तमाम पेशेंट को हेडेक, नाजिया, वॉमिटिंग शुरू हो गई। उनका कैल्शियम चेक किया गया तो वो दैट वाज मोर देन 14, 15, 16 की रेंज में। क्या हुआ, जो सर्विस करने वाला शख्स था उसने ये जो आउटफ्लो वाली ट्यूबिंग थी, ये वाली पोर्ट थी, उसके बजाय ये जो ड्रेन वाली पोर्ट को आउटफ्लो आगे वाली वाटर के साथ कनेक्ट कर दिया। तो जितना कैल्शियम मैग्नीशियम यहाँ से वाश होके जा रहा था वो बजाय ड्रेन में जाने के आगे आरओ सिस्टम में और उससे आगे डायलिसिस मशीन में चला गया, जिससे सारे पेशेंट्स को हाइपरकैल्सीमिया हो गया। तो ये चीज भी नोट करने होती है कि स्पेशली कि ये वाला जो ड्रेन वाली है वो यहाँ पे डिस्कनेक्ट, यहाँ से वाल्व के साथ कनेक्ट किया, और मगर ये अगर खोला था इसको तो फिर वो गलत उसकी इंस्टॉलेशन ना हो जाए। तो 3 चीजें, पहले नंबर पे रेजन जो कैल्शियम और मैग्नीशियम को अट्रैक्ट करती है, तो इनकमिंग वाटर से उसमें अट्रैक्ट करके दैट विल बी एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ द रेजन। एग्जॉस्ट हो जाएगा सिस्टम आपका, तो देन यू हैव टू रीजनरेट द वाटर सॉफ्टनर बाय यूजिंग दिस ब्राइन सोल्यूशन, जो है ये सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन है। और उसके बाद उसको रिंस करना है, और रिंस करने के बाद फिर डायलिसिस आपने कर दी है। सर एक क्वेश्चन था। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी पेशेंट डायलिसिस में लगा हुआ है उस वक्त आपने ये रीजनरेट नहीं करना सिस्टम को। उससे क्या होगा, ये वाला जो सारे का सारा ये वाला सेल लाइन या ये कैल्शियम मैग्नीशियम कैन गो आगे जा सकता है। आपने ऑटोमेटिक टाइमर लगाया हुआ है कि रात 11 बजे इसने रीजनरेट करना है। इमरजेंसी आ गई, टेक्नीशियन जो बाहर काम कर रहा है डायलिसिस, उनको कोई आइडिया नहीं था कि इस वक्त जो है वाटर सॉफ्टनर रीजनरेट हो रहा है, उसने पेशेंट को मशीन पे लगा दिया, दैट पेशेंट कुड रन इनटू ट्रबल। तो ये इनको पता होना चाहिए जो डायलिसिस वालों को कि ये आपका जो साइकिल जो है, अब जो जनरेशन टाइम क्या है। परमिसिबल हार्डनेस, ठीक है, 1 ग्रेन पर गैलन, 1 ग्रेन पर गैलन इज इक्वल टू 17.2 पार्ट्स पर मिलियन, 70.2 मिलीग्राम पर मिलियन लीटर ऑफ वाटर, या 1 ग्रेन पर गैलन। अब क्या होता है, अगर तो बड़े यूनिट हैं तो वहां तो ये ऑनलाइन रीजनरेशन लग जाती है। छोटे छोटे यूनिट जिन्होंने कभी कभार डायलिसिस करनी हो, वो क्या करते हैं, वो कंपनी वालों को बुला लेंगे, वो ये फिल्टर जो एग्जॉस्ट हुआ उठा के ले जाएंगे और इसकी जगह पे दूसरा फिल्टर लगा जाएंगे। इसके साथ प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है कि पेशेंट की जो इनकमिंग वाटर था उसकी कैल्शियम हाई हो सकता है, वाटर सॉफ्टवेयर की रीजनरेशन नहीं की गई,
ब्रेक थ्रू चैनलिंग जिस तरीके से वाटर सेडिमेंट फिल्टर में से हुई थी, इसी तरह इसमें भी चैनलिंग हो सकती है। नेक्स्ट, कनेक्टिंग द फ्लक्स पोर्ट ऑफ द आरओ यूनिट टू दी आगे इनफ्लो को, जैसे मैंने अभी बताया था, आपको एग्जांपल दी थी। हाइपरनेट्रीमिया हो सकता है कि अगर आपने जो ब्राइन सोल्यूशन को वॉश नहीं किया था, इसकी भी कंटेमिनेशन हो सकती है, बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है, और रेजन जो अंदर डली हुई है वो रिलीज हो सकती है। हार्ड वाटर से अगर आप डायलिसिस करते हो तो पेशेंट्स विल डेवलप सर्टेन सिम्टम्स, और दैट इज नोन एज हार्ड वाटर सिंड्रोम। हार्ड वाटर सिंड्रोम में क्या होता है? हाइपरकैल्सीमिया एंड हाइपरमैग्नीसीमिया, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हैविंग सिम्टम्स इन अ डायलिसिस सेशन। अगर डायलिसिस सेशन हुआ है उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट ने कंप्लेंट की है इन सिम्टम्स की, तो यू शुड सस्पेक्ट के भी वाटर स्टॉपर इज नॉट फंक्शनिंग एक्यूरेटली, ठीक है। उसको रीजनरेशन की जरूरत है या रिप्लेसमेंट की जरूरत है। सिम्टम्स क्या होंगे? नाजिया, वॉमिटिंग, वीकनेस, हाइपरटेंशन, इंक्रीज इसका पार्टिवेनस फिस्टुला थ्रोम्बोसिस और हेडेक। ये वाली चीजें जो हैं इन पेशेंट्स को हो सकती है। दैट इज हार्ड वाटर सिंड्रोम। वाटर सॉफ्टवेयर की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो इसको 1 क्यूबिक फुट ऑफ रेजन जो है वो 30,000 ग्रेन्स ऑफ हार्डनेस एक्सचेंज करती है। 30,000 ग्रेन्स मीन्स एक ग्रेन कितने का था? 64.8 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम। तो आप देख लीजिए कि 30,000 ग्रेन इंटू 30,000 इंटू 64.8 मिलीग्राम, इतना कैल्शियम जो है 1 क्यूबिक फुट रिमूव कर सकता है। तो उसके मुताबिक आपके जो है वाटर सॉफ्टवेयर की कैपेसिटी होनी चाहिए। मॉनिटरिंग के लिए सिंपल है, ये स्ट्रिप्स मिलती हैं इस तरीके से, उससे आप हार्ड वाटर वो चेक कर सकते हो कि भी हार्डनेस कितनी है। दूसरी चीज जो आपने देखनी है, ब्राइन टैंक को चेक करना होता है। ये तो नहीं कि एम्प्टी हुआ है और आपने रीजनरेट चला दी है मगर सॉल्ट है ही नहीं उसमें। तीसरी चीज, आपने प्रेशर ड्रॉप एक्सेस अक्रॉस द एक्सेस जो है डिवाइस के, जैसे कि पहले देखा था वो भी देखना है, और यहाँ भी 10 psi से ज्यादा ड्रॉप नहीं होना चाहिए। और जनरेटर रीजनरेशन का टाइमर जो है उसका डाटा आपको पता होना चाहिए कि किस वक्त रीजनरेट करना है और कितनी देर के लिए करना है। और उसके बाद आपने जो साफ वाटर को चेक करना है कि साफ हुआ है कि नहीं हुआ। नेक्स्ट इज कार्बन फिल्टर या कार्बन टैंक। ये क्लोरीन, क्लोरेमीन, पेस्टिसाइड्स, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट और ये मोस्टली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को रिमूव करता है। क्लोरीन, क्लोरेमीन ये कहां से आती है? क्लोरीन कहां से आती है? क्लोरीन कहां से आती है? आपका जो म्यूनिसिपल वाटर जो है यहाँ कहीं अगर भी सोर्स होता है ड्रिंक वाटर का, और शहर में भी आप जाके चेक करोगे जहाँ से ट्यूबवेल लगे हुए हैं पानी को निकालते हैं, तो आगे पंप करने से पहले उसमें क्लोरीन ऐड की जाती है वाटर को सरलाइज करने के लिए। स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरीन जो कि कन्वर्ट हो जाती है इनटू क्लोरेमीन। पेस्टिसाइड्स, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स वगैरह इर्द गिर्द अगर स्प्रे हो रही है तो शामिल हो सकते हैं वाटर में। तो इसमें आपके पास 2 टैंक होनी चाहिए इन सीरीज।
कार्बन टैंक जो हैं, ये कार्बन फिल्टर, और इसमें जो ये मीडिया है दैट इज ग्रेनुलेटेड एक्टिवेटेड चारकोल, दोनों में यहाँ पे। तो वाटर इसमें से आएगा और इसमें से जाके वापस इसमें और इसमें से गुजर के बाहर चला जाएगा आगे वाटर साफ अपना आरओ सिस्टम को। और ये वाली जो ऑर्गेनिक मैटर है इस तरीके से तो कार्बन जो है पार्टिकल्स उस पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। अब आपके पास एक चीज EBCT, एम्प्टी बेड कंटेक्ट टाइम, वो क्या बुला है कि दैट इज द टाइम रिक्वायर्ड कि इस फिल्टर के अंदर से कितना टाइम जो है इनकमिंग वाटर हैज टू बी इन कंटेक्ट विद दिस कार्बन। ठीक है, इट शुड नॉट बी लेस देन 10। लेस देन 10 का मतलब क्या हुआ कि 5 इसमें और 5 मिनट इसमें। ठीक है, और इसकी वजह से EBCT का मतलब ये हुआ कि ये वाली जो कार्बन की अमाउंट है वो आपने डिसाइड करनी है कि कितनी ये कार्बन होना चाहिए, चारकोल कितना होना चाहिए फ्रॉम दी इन। अगर आपका इनफ्लो वाटर ज्यादा आ रहा है, ज्यादा रेट से आ रहा है, फ्लो रेट ज्यादा है, तो कंटेक्ट टाइम आपका कम हो जाएगा, जिससे एडिक्वेट टाइम नहीं मिलेगा फॉर दोज ऑर्गेनिक मैटर्स टू बी एब्सॉर्ब। तो उसके लिए ये वाली जो क्वांटिटी है कार्बन की दैट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ दिस EBCT which should be 10 minutes total or 5 minutes per tank, or it is the time required for a carbon filter to remove the chlorine or chloramine. अगर 5 मिनट से कम है कंटेक्ट टाइम तो पूरी तरह कार्बन रिमूव नहीं होगा। और EBCT जो है दैट इज इक्वल टू V/Q। V is the volume of the carbon in cubic feet और Q is the water flow rate in cubic feet per minute। एक क्यूबिक फीट में 7.48 गैलन होते हैं। रिकमेंडेड EBCT 10 मिनट या 5 मिनट पर टैंक है, तो आप ये V को इधर ही रहने दें, Q इधर जाएगा तो इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो V इज इक्वल टू EBCT इंटू क्यूबिक फीट ऑफ वाटर पर मिनट। और क्यूबिक फीट को गैलन्स में कन्वर्ट कर ले, जितने क्यूबिक फीट बना था उसको 7.48 से मल्टीप्लाई कर दे। गैलन्स में आमतौर पर फ्लो रेट जो है आपको गैलन्स पर मिनट में बताया जाता है। जो आपके पास गैजेट्स होती हैं वो फ्लो रेट जो है गैलन्स पर मिनट में देती हैं। तो जितनी फ्लो रेट है गैलन पर मिनट को 7.48 से डिवाइड कर दोगे तो क्यूबिक फीट पर मिनट आ जाएगी। तो ये आपके पास कंटेक्ट टाइम आ जाएगा, ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा कार्बन का। सपोज आपने 5 मिनट रखना है, ये फ्लो रेट आपका 4 क्यूबिक फीट है पर मिनट और EBCT इज 5 मिनट, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम कितना हो गया? EBCT 5 मिनट है और फ्लो रेट जो है 4 क्यूबिक फीट या 28 गैलन्स पर मिनट है। तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो दैट मीन्स 4 इंटू 5 जो है 20 क्यूबिक फीट आपको कार्बन चाहिए होगा। क्लोरीन की लिमिट जो है, अगर ज्यादा क्लोरीन गुजर जाए दैट कुड लीड टू मेथ हीमोग्लोबिनिमिया और हीमोलिटिक एनीमिया। क्लोरीन के लिए भी टेस्ट टिप्स अवेलेबल हैं जिससे चेक की जा सकती है कि कितनी कंसंट्रेटेड है क्लोरीन की। और लिमिट जो है क्लोरीन की 0.5 मिलीग्राम पर लीटर और क्लोरामीन की 0.1 मिलीग्राम पर लीटर। क्लोरामीन का टेस्ट कोई नहीं है, टोटल क्लोरीन का टेस्ट है
और फ्री क्लोरीन का टेस्ट। तो आप दोनों टेस्ट करते हो, टोटल क्लोरीन माइनस फ्री क्लोरीन, तो वो आपके पास क्लोरेमीन का लेवल आ जाएगा। तो ये उनकी रेंज है कि ये क्लोरीन जो है 0.5 मिलीग्राम पर लीटर से कम होनी चाहिए और क्लोरेमीन 0.1 मिलीग्राम पर लीटर से कम होनी। इनके साथ प्रॉब्लम माल फंक्शनिंग कब हो सकती है? कंटेमिनेशन हो जाए, बायोफिल्म बन जाए, बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाए, क्लॉगिंग हो जाए, रिलीज ऑफ कार्बन फिल्टर्स हो जाती है और क्लोरीन और क्लोरेमीन ब्रेक थ्रू, जब वाटर चैनल्स बन गई हैं या ईबीसीटी जो है कम हो गया है। ठीक है, तो फिर क्या करना होगा? आपको इसको भी बैक वॉश करना होगा और बैक वॉश करने से अगर इम्प्रूवमेंट नहीं होती तो आपको रिप्लेस करना होगा, मटेरियल जो है अंदर वो रिप्लेस करना होगा। ठीक है, बैक वॉश दो सूरत से, एक तो आपका जो प्रेशर ड्रॉप हो रहा है 10 psi से ज्यादा डिफरेंस हो रहा है, इन तमाम में अगर इसमें भी देखें तो ये प्री और पोस्ट प्रेशर गेज लगी हुई है, दैट हैज टू बी मॉनिटर्ड जो है। अगर यहाँ से यहाँ तक 10 psi से ज्यादा ड्रॉप हुआ, इसका मतलब ये क्लॉग अप हो गया, और ये अगर ड्रॉप हुआ तो ये क्लॉग होगा। अब ये दो फिल्टर का मकसद क्या है? अगर ये प्रेशर इसका psi 10 से ज्यादा ड्रॉप हो रहा है तो फिर क्या करना है हमने कि इस फिल्टर को रिमूव कर लेना है, ये जो पार्शली यूज फिल्टर है उसको इसकी जगह पे शिफ्ट कर देना है और नया फिल्टर जो है नए मीडिया के साथ वो आपने यहाँ पे सेकंड टाइम है। ये प्राइमरी फिल्टर कहते हैं और ये पॉलिशिंग फिल्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने प्राइमरी को रिमूव कर लेना है और सेकेंडरी जो है जो पॉलिशिंग को रिप्लेस कर देना नया मीडिया के साथ। बैक वॉश करेंगे तो यहाँ से बैक वॉश करेंगे तो ये सारा ये वॉश होके इधर आएगा और इधर से वॉश होके ड्रेन में चला जाएगा और आपके पास कार्बन जो है इस तरह का था जो वॉश होके दोबारा आपका रेडी हो जाएगा। तो इसकी मॉनिटरिंग के लिए क्लोरीन और क्लोरेमीन लेवल्स चेक करने चाहिए, प्रेशर ड्रॉप का पता होना चाहिए, बैक फ्लश टाइमर का पता होना चाहिए, ईबीसीटी कैलकुलेट होना चाहिए। ठीक है, और ये हमें नोट करना होगा कि प्रेशर ड्रॉप जो है 10 psi से ज्यादा नहीं है और जो क्लोरीन और क्लोरीमीन के लेवल जो हैं AMI के स्टैंडर्ड से ज्यादा नहीं है। अब आप आ गए हो लास्टली रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम में। व्हाट इज द रिवर्स ऑस्मोसिस? व्हाट इज ऑस्मोसिस? हेलो जी सर। जाग रहे हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल जाग रहे हैं। अच्छा, बोलते जाओ ताकि पता रहे मुझे सो नहीं गए। बिल्कुल ठीक है जी, रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम a region of higher concentration to a region of lower concentration through a membrane, through a semi-permeable membrane. दोबारा बोलो। Movement of solvent through a semi-permeable membrane. ये दो सॉल्यूशन हैं, ये कंसंट्रेटेड है, ये डाइल्यूट है। तो वाटर वुड मूव फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। ठीक है, बिकॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट। अब अगर हम इस साइड पे, ये वाली साइड पे प्रेशर अप्लाई कर दें, द प्रेशर विच इज मोर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, तो क्या होगा? वाटर वुड मूव फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। तो ये रिवर्स हो गई, यहाँ से इधर मूव करने के बजाय अब इधर से इधर ही मूव करेगा। तो दिस इज द रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम में क्या बला होती है? फिल्ट्रेशन। और फिल्ट्रेशन कौन सी है?
क्रॉस फ्लो फिल्ट्रेशन। दूसरी टाइप फिल्ट्रेशन की क्या होती है? डेड एंड फिल्ट्रेशन। डेड एंड फिल्ट्रेशन में क्या होता है? ये फिल्टर लगा हुआ है, इधर से आपने फ्लूइड डाला और इधर से डेड निकल गया, दूसरे बर्तन में चला गया। मगर क्रॉस फ्लो फिल्ट्रेशन में ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इधर से भी कर रहा है और इधर से भी कर रहा है, और ये वाली जो फिल्ट्रेशन इस तरीके से क्रॉस हो रही है। तो 3 स्ट्रीम्स हैं यहाँ पे सिर्फ 2 स्ट्रीम्स हैं, एक इन और एक आउट। यहाँ पे 3 स्ट्रीम्स हैं, इन है, आउटफ्लो है, और तीसरी स्ट्रीम ये वाली जो रिएक्शन वाटर। यहाँ से वाटर जो है पंप किया गया है। दिस इज आरओ पंप, मैंने पिक्चर बूस्टर पंप की लगा दी है, मगर दिस इज दी आरओ पंप, रिवर्स ऑस्मोसिस पंप, जो वाटर को फीड करेगा इस आरओ मेम्ब्रेन में। इससे पहले प्रेशर गेज होगी, ये वाला क्या है? फ्लो मीटर है, और ये कंडक्टिविटी मीटर। यहाँ से वाटर जो है यहाँ पे जाएगा, और इस पंप की वजह से यहाँ प्रेशर क्रिएट होगा। उस प्रेशर की वजह से वाटर वुड मूव फ्रॉम दिस हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, और ये फ्लूइड जो है यहाँ से विल बी आगे डिलीवर किया जाएगा डायलिसिस मशीन को। आउटफ्लो पे भी कंडक्टिविटी मीटर, TDS मीटर यहाँ पे इस्तेमाल होता है, टोटल डिजॉल्व सब्जेक्ट, और ये फ्लो मीटर। ठीक है, और ये जो बाकी यहाँ वाटर बचेगा वो कॉल्ड रिजेक्शन या आरओ कंसंट्रेट। ये वाला जो सोल्यूशन यूज नहीं हुआ वो रिजेक्टेड था या आरओ कंसंट्रेट था, और ये वाटर जो प्योर होके क्लीन होके आगे निकला है, दैट इज कॉल्ड एज परमिएट और प्रोडक्ट वाटर। ठीक है, अब ये जो स्लाइड में आपको नजर आ रहा है कि ऑलमोस्ट 75% ऑफ वाटर जो यहाँ से इंजेक्ट हो रहा है इनटू द मेम्ब्रेन जो है, उसमें से 75% कम से कम रिजेक्ट हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन दी कि कितना के इम्प्योरिटीज हैं उसमें। तो 75% तक वाटर जो है दैट कुड बी रिजेक्टेड, और आउट जो है 25%। और ये जो है TDS मीटर जो है वो आपको बताएगा कि कितना वाटर जो है प्योरीफाई हुआ है। इनकमिंग वाटर पे TDS जो है वो तकरीबन 150 to 200 यूनिट दिखाएगा, और आउटफ्लो पे इट शुड बी अबाउट 10 TDS। कम क्यों हो गए? कि वो मेनली इस सॉल्यूशन में जो रिजेक्ट हुआ उसमें से बाहर ड्रेन हो गया। रिकवरी परमिएट की या प्रोडक्ट वाटर की, तो आप कैलकुलेट कर लोगे कि परमिएट फ्लो रेट, कि यहाँ पे फ्लो रेट कितना था, ये वाला परमिएट का फ्लो रेट कितना था, और इनकमिंग वाटर का फ्लो रेट क्या था। परमिएट फ्लो रेट इंटू 100 डिवाइडेड बाई दी फीड वाटर या इनफ्लो रेट। तो इसका मतलब आ जाएगा कि अगर ये 5 है और यहाँ 20 था, तो आपके पास कितनी हो गई? 25% रिकवरी हो गई। बस का ये जो सर्विस करने वाले हैं, अगर वो चाहते हैं कि परमिएट ज्यादा हो तो क्या करेंगे? परमिएट ज्यादा चाहिए आपको तो क्या करोगे? रिएक्शन कम कर देंगे, या तो इस पंप का प्रेशर बढ़ा दोगे या रिजेक्शन इसको कम कर देंगे। क्लैंप कर दोगे, जिसकी वजह से इस कंपार्टमेंट में प्रेशर बढ़ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। जब आप ज्यादा वाटर पुश करोगे यहाँ अंदर इस मेम्ब्रेन से,
तो ये आपका TDS बढ़ सकता है, क्योंकि ज्यादा जब वाटर फोर्स करोगे अंदर तो कुछ ना कुछ सॉलिड्स को भी अंदर पुश कर देगा। ठीक है, ठीक तो आपने नीचे जाना है, RO सिस्टम को देखना है, उसकी रिजेक्शन वाली जो है ट्रैक को, जो आउट ट्यूबिंग को, उसको देखना है, परमिएट को देखना है, ये गेजेस देखनी है, इनफ्लो को देखना है, और आपने इसको क्लैंप करके इफेक्ट देखना है उसका क्या होगा। ठीक है, इसको जब आप क्लैंप करोगे तो ये फ्लो रेट बढ़ जाएगा, मगर ये TDS भी बढ़ जाएगा, जो कि डिजायरेबल नहीं है। ठीक है, अब अगर पंप की स्पीड चेंज नहीं की जाती, एक ही स्पीड पे पंप रन कर रहा है और आपके आउटफ्लो पे ये TDS बढ़ जाता है, उसका क्या मतलब हुआ? ये जो मेम्ब्रेन जो है माल फंक्शनिंग है, कोई इसमें टियर शेयर आ गया है, जो तो उसमें से वाटर ज्यादा पुश होके अंदर आ रहा है। अगर उसी रेट में प्रोडक्ट वाटर परमिएट बहुत कम हो जाता है तो उसका क्या मतलब हुआ कि ये मेम्ब्रेन पे डिपॉजिट हो रहे हैं, स्केलिंग हो रही है, जिसकी वजह से इसकी फिल्ट्रेशन नहीं हो रही। और इस चीज को अवॉइड करने के लिए और मेम्ब्रेन की लाइफ को बढ़ाने के लिए वो जो प्री ट्रीटमेंट जो है वाटर सॉफ्टनर के साथ, कार्बन के साथ और सेडिमेंट फिल्टर के साथ बहुत जरूरी है, ताकि ये RO मेम्ब्रेन की लाइफ जो है बढ़ जाए। ये एक मेम्ब्रेन ये तकरीबन 20-25,000 की है, ये ना हमें रिप्लेस करनी पड़े। साल्ट पैसेज, कितना साल्ट पास हो गया, तो P इज द टोटल डिजॉल्व सॉलिड इन द प्रोडक्ट वाटर, कि इसमें टोटल डिजॉल्व प्रोडक्ट कितने हैं, TDS इसका कितना है, और इनकमिंग वाटर का कितना है। तो ये आप परसेंटेज निकाल लोगे कि कितने % सॉल्ट जो है वो पास हो गए और कितने % रिजेक्ट हो गए। अगर 5% पास हो गए तो रिजेक्ट कितने हुए? 95%। अगर 90% से कम रिजेक्ट हो रहे हैं, देन आपको सर्विस की जरूरत है, RO मेम्ब्रेन की, उसकी डीस्केलिंग की जरूरत है, वॉश करने की, बैक वॉश करने की, केमिकल के साथ एस्टिक एसिड डाल के मेम्ब्रेन को क्लीन करने की जरूरत है। अगर उस सर्विस या क्लीनिंग के बाद भी रिजेक्शन जो है वो 95% तक नहीं जाती, तो फिर आपको मेम्ब्रेन बदलनी होगी। ठीक है, तो RO मेम्ब्रेन बदलने की इंडिकेशन क्या होगी? जब रिजेक्शन जो है, साल्ट की रिजेक्शन जो है 90% से कम हो जाए, या रिकवरी जो है वो 25% से ज्यादा हो जाए। तो ये खत्म हो गई। ये आप जाओगे तो इस तरह का नजर आएगा आपको कि ये RO पंप है, यहाँ नीचे नजर आ रहा है, ये पंप है। पीछे तो वो 30-35 PSI प्रेशर था यहाँ पे, मगर इस पंप ने इस हाउसिंग के अंदर 200 to 250 PSI प्रोड्यूस करना है, ताकि वाटर फिल्टर, ये उससे पहले कार्ट्रिज फिल्टर थे, ये वाले जो है कार्ट्रिज फिल्टर्स हैं। ये क्यों लगाए जाते हैं यहाँ पे कार्ट्रिज फिल्टर? कि अगर कोई भी ये फाइन्स जो हैं, पार्टिकल्स जो हैं कार्बन के, या जो वाटर सॉफ्टनर वाली रेजन के,
या सैंड वगैरह कोई चीज भी अगर आ जाती है ब्रेक थ्रू करके, तो ये फिल्टर में से फिल्ट्रेट होके वो आगे क्लीन वाटर आगे चला जाए। ठीक है, तो प्रेशर जो है इनकमिंग यहाँ पे 200 to 250 होना चाहिए और रिजेक्ट का 50 to 70 होना चाहिए। ये इस तरीके से फ्लो रेट के लिए ये फ्लो मीटर लगे हुए हैं, और यहाँ पे आपकी जो कंडक्ट जो टीडीएस मीटर ऊपर नजर आएंगे। ये चीजें आपने आरओ, तो ये मॉड्यूल जो है इस पे देखनी है कि इनकमिंग वाटर जो है उसका फ्लो रेट क्या है, रिजेक्शन का क्या है, और प्रोडक्ट वाटर का फ्लो रेट क्या है। और इसी तरह ये कंडक्टिविटी या टीडीएस मीटर से टीडीएस चेक करना है आपने कि इनकमिंग वाटर पे कितना है और आउटफ्लो पे कितना है, और कितने परसेंट साल्ट जो है आपका रिजेक्शन क्या है। ठीक है, दोनों चीजों की, वाटर की रिकवरी कितनी है और साल्ट की रिजेक्शन कितनी है, ये आपने चेक करनी है और कैलकुलेट करके मुझे नेक्स्ट टाइम बतानी है कि हमारे आरओ सिस्टम में जो वाटर साफ कर ये रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम लगा हुआ है उसमें रिकवरी इतने परसेंट है और रिजेक्शन इतने परसेंट है। ठीक है सर। ठीक। जी सर, बिल्कुल ठीक। हाँ जी। टी आयनाइजर जो है वो हमारे यहाँ यूज नहीं होता यहाँ पे ज्यादातर, मगर वो भी ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसका भी जो प्रिंसिपल है दैट इज द आयन एक्सचेंज रेजन। तो इस तरीके से जो रेजन्स होती हैं, एक जो है कैटायन एक्सचेंज रेजन और एनायन एक्सचेंज रेजन, दोनों में से जब ये वाटर गुजरेगा तो वो जो है एनाइंस को और कैटायन जो है वो कैटायन रेजन जो है एनाइंस को एब्जॉर्ब कर लेगी, एनाइन रेजन जो है वो कैटायन जो है ऑर्गेनिक मैटर उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। जी सर। ठीक है, और इसको भी रीजनरेट करना होता है, जो रेजन जो है अंदर वो भी सैचुरेट हो सकती है, तो उसको भी रीजनरेट करना होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन से या सोडियम हाइड्रोक्साइड से या ब्लीच से, रीजनरेशन ऑफ डीआई ठीक वो है। जरूरत होती है। जी। और ये एक मोर मॉडर्न जो है इलेक्ट्रो डीआयोनाइजेशन या कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक डीआयोनाइजेशन। ठीक है, इसमें ये इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड है, ये कलेक्टर है, यहाँ पे ये वाटर फ्लो करेगा, इसमें से करंट गुजरेगा, ये रेजन है, और वो कॉन्स्टेंटली लगातार जो है वो कंटिन्यूसली रीजनरेट होता रहता है। इन वाले जो फिल्टर्स थे, हाउसिंग थी, उनमें मैनुअली रीजनरेट करना पड़ता है, फ्लो को स्टॉप करके ये ब्लीच या सोडियम हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड को से रिंस करना पड़ता है, मगर यहाँ पे उस केमिकल की जरूरत नहीं होती। ये ऑनलाइन जो है वो बस उसको जो है रीजनरेट करता जाता है। जी सर। एक्सपेंसिव है इसलिए हमारे यहाँ यूज नहीं होता। नेक्स्ट इज द यूवी लाइट। अल्ट्रावायलेट लाइट जो है वो 254 नैनोमीटर वाली जो है वो बैक्टीरिया को, फंगाई को, प्रोटोजोआ को किल कर देगी। और ये नोट करना है कि इस किस्म की हाउसिंग वाटर सॉफ्टनर के ऊपर लगी होगी या अलहदा होंगी। ये वाटर टैंक वगैरह के लिए यूज होती है इस तरीके से ऊपर, और ये वैसे भी आउटफ्लो वाटर के लिए इस तरीके से वाटर फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे ये यूवी लाइट लगी हुई है। ठीक है, यूवी लाइट में इसमें क्या होता है कि ये जो यूवी लैंप जो है इसकी लाइफ जो है आहिस्ता आहिस्ता ये डिटीरियोरेट करता जाता है, दैट हैज टू बी रिप्लेस्ड। ठीक है, अगर रिप्लेस नहीं किया जाता तो ये बैक्टीरिया जो है वो आपको ग्रोथ उनकी हो सकती है। जी सर। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वाटर हमने स्टरलाइज या क्लीन कर लिया, प्योरीफाई कर लिया, तो उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है डायलिसिस में। दो टाइप से हैं, डायरेक्ट फीड और इनडायरेक्ट फीड। तो अभी बताता हूँ कि ये टाइप्स क्या हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सबसे जरूरी चीज है कि ये डेड स्पेसिस मिनिमम हो। यहाँ ये मेन जो है
आरओ वाटर जो है ट्रीटेड वाटर की सप्लाई थी, उसमें से इस तरीके से कनेक्ट करके और फिर यहाँ से मशीन को कनेक्ट किया जाता है। मशीन की डायलिसिस खत्म हो गई, इसको बंद कर दिया, ये वाटर यहाँ फ्लो कर रहा है और ये वाला वाटर विल रिमेन स्टेगनेंट और इसमें फिर बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है। और इस सिस्टम को इम्प्रूव इस तरीके से किया जाता है कि ये इस तरह लूप बनाया जाता है, वाटर यहाँ से आके यहाँ जा रहा है और मशीन जो है वो डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर दी जाती है, तो इस तरीके से ये डेड स्पेस जो है वो एलिमिनेट हो जाती है। ठीक है, तो आपने अपने चेक करके ये भी मुझे बताना है कि आपकी मशीनों में डायलिसिस यूनिट्स में ये वाला पाइपिंग सिस्टम कौन सा है, ये वाला है लूप वाला या ये वाला है। ठीक है सर। फिर इस सिस्टम को डिसइंफेक्ट करना होता है, वो उसके लिए पेरास्टिक एसिड और सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज कर सकते हो या हॉट वाटर जो है 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो उससे आप वॉश रिंस कर सकते हो। एक चीज और इम्पोर्टेंट जो है, जहां जहां भी आपकी ड्रेन पाइप्स यूज होती हैं उसके लिए ये इस तरीके से वो ड्रेन पाइप होनी चाहिए कि ये आपकी मेन सीवरेज लाइन है, ये पाइप जो है डायरेक्टली उसमें नहीं जानी चाहिए, ये वर्टिकल पाइप है और कम से कम 1 इंच स्पेस होनी चाहिए इसके एंड पे और जो वाटर लेवल सीवरेज लाइन में है, ताकि ये वाटर इसको कंटेमिनेट ना कर सके। ये भी आपने चेक करना है कि आपकी जो ड्रेन है, मशीन की ड्रेन है या आरओ सिस्टम की ड्रेन है, वो इस तरीके से इंस्टॉल हुई है कि नहीं। जी। चले, अब ये वाला आपका ओवरऑल सिस्टम पे हो गया कि ये आपका टेम्परेचर ब्लेंडिंग सिस्टम था, नॉन टर्नर वेल्व था, बूस्टर पंप था, एसिड फीड पंप था और उसके बाद ये आपका आ गया सेडिमेंट फिल्टर आ गया, कार्बन फिल्टर आ गया, ये वाटर सॉफ्टनर आ गया जी और वाटर सॉफ्टनर से आगे आरओ आ गया। बिल्कुल सर। अब आरओ से वाटर जो है दैट इज सेंट टू दिस स्टोरेज। गैलन जो है स्टोरेज टैंक। ठीक है, स्टोरेज टैंक और उस स्टोरेज टैंक से ये वाटर जो है फिर यहाँ से पंप किया जाता है टू द डायलिसिस यूनिट, डिफरेंट मशीन्स को जाता है, जो बच जाता है वो वापस टैंक में आ जाता है। ठीक है। दिस इज इनडायरेक्ट फीड। ठीक है, कि इसमें स्टोरेज टैंक होता है, आरओ वाटर से टैंक में जाएगा और टैंक से देन वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड। इसकी डिसएडवांटेज एडवांटेज क्या है कि अगर चंद मिनट के लिए अगर मशीन आपकी जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है खत्म भी होती है, प्रॉब्लम भी होती है, तो कम से कम 1-2 डायलिसिस के लिए वाटर आपके पास स्टोर में होता है। ठीक है। ठीक है, और डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो वाटर यहाँ पे स्टे करेगा दैट कुड गेट कंटेमिनेटेड, तो इसका ये वाला जो कवर है, ढकना है, दैट मस्ट बी टाइटली फिक्स जो है। ये इनडायरेक्ट फीड थी जी सर। और डायरेक्ट फीड में ये आरओ से डायरेक्टली डायरेक्टली सप्लाई के कोई नो स्टोरेज टैंक यहाँ पे, ये आरओ मशीन से वाटर जो है टैंक में डायरेक्टली इज डिलीवर टू दी मशीन जो है, जी ये डायरेक्ट फीड है। इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि ये आरओ सिस्टम को कॉन्स्टेंटली रन करना पड़ेगा, जितनी देर भी डायलिसिस हो रही है, चाहे एक मशीन की भी डायलिसिस हो रही है, एक मशीन भी है या 10 की है, दिस सिस्टम शुड बी रनिंग, इसको हम बंद नहीं कर सकते। यहाँ क्या होता है कि ट्रीटेड वाटर आया, इसमें टैंक भर गया, तो ये फीडबैक से ये सारे सिस्टम को टर्न ऑफ कर देगा जब तक कि पंप ये जो है टैंक जो है तकरीबन 1/3 तक खाली नहीं हो जाता है। उस तरीके से ये इस पंप को, इस मशीन को, इस पंप को, इनको रेस्ट मिल जाता है और यहाँ पे देयर इज नो रेस्ट, कॉन्स्टेंटली रन करना पड़ेगा। जी। वाटर प्योरिटी के स्टैंडर्ड्स क्या हैं? 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं। स्टैंडर्ड्स फॉर द इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स हैं, स्टैंडर्ड्स फॉर द
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, एंड स्टैंडर्ड्स फॉर लाइपोसैकेराइड्स या एंडोटॉक्सिन्स। 3 किस्म के स्टैंडर्ड्स हैं। बैक्टीरियल के लिए ये तो ऑर्गेनिक, ये आपको किसी भी हर बुक में मिल जाएंगे कि डिफरेंट जो कंटेमिनेंट्स हैं उनकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन कितनी अलाउड है, परमिसिबल है, जी तो ये सारे आपको मिल जाएंगे। और उसी तरीके से फिर स्टैंडर्ड फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कि कितना कॉलोनी काउंट जो है, ठीक है, वो मिनिमम मैक्सिमम 200 तक जाता है। मगर वो वाटर जिससे आपने डालिसेट प्रिपेयर करना है, ये तो बाद वाला वाटर है जो मशीनों को जा रहा है, मगर जिससे डालिसेट प्रिपेयर करना है, बाइकार्बोनेट का सोल्यूशन आपने प्रिपेयर करना है, उसमें ये 50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है। और एंडोटॉक्सिन्स का लेवल भी ये है 25 कॉलोनी यूनिट्स हैं, और ये कॉलोनीज हैं 50 यूनिट्स, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट्स पर ml बैक्टीरिया के। और ये वाला एंडोटॉक्सिन का LAL टेस्ट जो है उसमें 0.1 EUL जो है पर ml, इससे ज्यादा एंडोटॉक्सिन्स नहीं होनी चाहिए। अगर ज्यादा होंगी तो थैलेसीमिया वो आपका पारोजन रिएक्शन द्वारा हो सकते हैं। जी सर। अब रेजिस्टिविटी एक चीज जो है कि आपका वाटर जो है, अल्टीमेट वाटर कितना क्लीन है। जिस तरीके से कंडक्टिविटी मेजर की जाती है, उसी तरह से रेजिस्टिविटी मेजर की जाती है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक करंट को कितनी रेजिस्टेंस मिलती है, ठीक है। जितना वाटर प्योर होगा जी उतनी रेजिस्टेंस को क्या होगा, कम होगी। कम होगा। जितना प्यार उतना ज्यादा होगा सर। उतना ज्यादा बिल्कुल। नहीं, उलट कह रहे हो। जितना अगर जो सॉलिड डिजॉल्व होंगे वाटर में, वो कंडक्टिविटी को आपकी रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे। जी सॉलिड जो होंगे वाटर के अंदर वो रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये वाली जो है 1 माइक्रो ओम्स जो है पर सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपका जो अल्ट्रा प्योर वाटर है उसमें रेजिस्टेंस जो है 5 मिली माइक्रो ओम से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। जब इसमें सॉलिड्स होंगे डिजॉल्व तो वो फिर 1 माइक्रो ओम तक चली जाएगी, रेजिस्टेंस जो है कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस जो है ना। तो बिल्कुल। आपकी जो रूटीन डायलिसिस वाली है उसमें 1 माइक्रो ओम तक अलाउेबल है, मगर अल्ट्रा प्योर डायलिसिस के लिए 5 माइक्रो ओम से ज्यादा होनी चाहिए। रेजिस्टिविटी इसको बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, जो कि 5 माइक्रो ओम से ज्यादा होगी तो अल्ट्रा प्योर वाटर है, 1 से ज्यादा होगी तो प्योर वाटर है, और 1 से कम होगी तो वाटर क्लीन नहीं है, रेजिस्टिविटी है, वो कह रहे नहीं। ठीक है। अगर इम्प्योरिटी ज़्यादा होगी रेजिस्टिविटी कम होगी, ठीक है। इम्प्योरिटीज कम होगी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, तो रेजिस्टिविटी क्या ज़्यादा होगी तो अल्ट्रा प्योर क्या वाटर। समझ रहे, ये आपको टेबल जो हैं मिल जाएंगे बुक्स में इस तरह के। ठीक है सर। जी, तो मोटी सी बातें मुझे बता दें। अच्छा, आपके पास 2-3 चीजें जो आपने देखनी है वो नोट कर लें। पहले नंबर पे टेम्परेचर ब्लेंडिंग वाल्व है या नहीं, नोट करें। सर क्या चीज़? टेम्परेचर ब्लेंडिंग वाल्व है या नहीं, ठीक है। नॉन रिटर्न वाल्व है कि नहीं, नो रिटर्न वाल्व, ठीक है। बूस्टर पंप पहले है कि नहीं है, ठीक है। ठीक है। और आपके जो आगे फिल्टर्स आ गए हैं उनके आगे प्री और पोस्ट गेज लगी हुई है कि नहीं, ठीक है। और हर एक फिल्टर पे प्रेशर बताना है आपने कि कितना डिफरेंस है प्री और पोस्ट फिल्टर का, ठीक है। ठीक है।
और उसके बाद वाटर सॉफ्टनर के साथ ब्राइन टैंक लगा हुआ है, और उसमें कितना सोडियम क्लोराइड का लेवल क्या था। जी। ठीक ठीक है है। सर। और उसके बाद इन सारे सिस्टम के बाद फिर वो अल्ट्रा फिल्टर लगा, वाटर फिल्टर लगा हुआ है कि नहीं, जो वाटर बिफोर दी आरओ सिस्टम। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और आरओ सिस्टम का पंप देखना है आपने, और उनमें इनफ्लो वाटर की उसका फ्लो रेट क्या है, आउटफ्लो का रेट क्या है, रिजेक्शन का फ्लो क्या है, और टीडीएस क्या है इनकमिंग वाटर की और आउटफ्लो वाटर की। जी सर। ठीक है। और उसमें से रिजेक्शन कितनी है और रिकवरी कितनी है। और उसके बाद आपका ये डायरेक्ट फीड है या इनडायरेक्ट फीड है। और उसके बाद जो आपकी बात फिटिंग्स है, पाइप फिटिंग, ठीक है, जी वो सर। कॉपर की या मेटल की नहीं होनी चाहिए, स्टेनलेस स्टील की होनी चाहिए या यूपीवीसी की होनी चाहिए, क्योंकि इनसे भी वो जो केमिकल हैं रिलीज हो सकते हैं। कॉपर से रिलीज होके मेट हीमोग्लोबिनिमीया और हिमोलिटिक एनीमिया हो सकता है। तो वो जो पाइपिंग है वो यूपीवीसी की होनी चाहिए। वो भी आपने बताना है कि आपकी जो पाइपिंग है, जो वाटर जिसमें से फ्लो करके डायलिसिस रूम में जा रहा है, किस चीज की है। और नेक्स्ट उसके देखना है आपने कि ये डेड स्पेस कितनी है आपकी मशीन और वाटर सप्लाई के दरमियान में। और लास्टली आपने देखना है कि ड्रेन पाइप जो है वो, जो ड्रेन में पड़ी हुई है, वो पानी जो फ्लोइंग जो सीवरेज वाटर है उसमें डिप तो नहीं कर रही, कितना फासला था। ठीक है। सर क्वेश्चन है सर। कितने पॉइंट हो गए? सर काफ़ी ज़्यादा है। काफी ज्यादा। 15 मिनट का काम, 10 मिनट का काम है। और ये जी सर बेहतर बिल्कुल। होगा आज ही आप लोग जाओ और जाके देखो ताजा ताजा, जी सर बिल्कुल कर लेते हैं। और एक पेपर लेके ये जी पॉइंट जो आगे लिखनी है कि ये वैल्यूज आई है। ठीक है सर। ठीक है। और पूछ लेना बाय द वे डालसिस जो इंचार्ज हैं आपके अपने, कि उन्होंने कब वाटर हार्डनेस चेक की थी, कब क्लोरीन चेक की थी, और कब जो वाटर जो है कल्चर कराया था। ठीक है सर। सर एक ठीक है क्वेश्चन है। जी। सर जब पूछो। वाटर वाटर सॉफ्टनर एग्जॉस्ट हो जाता है, हाँ हाँ तब हम ब्राइन सॉल्यूशन इन्फ्यूज करते हैं ताकि रेजन को हम चार्ज कर सकें। तो हाँ। रेजन जब चार्ज हो जाता है तो वाटर में से कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ सोडियम के साथ एक्सचेंज कैसे होता है? सोडियम के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो एक्सचेंज कैसे हो सकता ये अट्रैक्शन जो है रेजन की खसूसियत इस तरह की है कि दैट अट्रैक्ट्स जो है आपकी सोडियम को एज कंपेयर टू कैल्शियम और मैग्नीशियम से जिसमें ज्यादा अट्रैक्ट करता है। ठीक है। आपकी है जो सर? जो चॉइस जो होगा उस साइट पे, रेजन की साइट पे, ठीक है, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के लिए लूजली अटैच होता है, और सोडियम के लिए उसकी ट्रैक्शन ज्यादा है। सोडियम भी होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम भी होगा, तो वो रेजन जो है वो सोडियम को प्रेफर करेगी। जो अटैचमेंट साइट है, जो रिसेप्टर साइट है, वो आप ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स नहीं यूज होते जैसे आपके मेडिसिन में। कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, उनका क्या फंक्शन होता है? सुने कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का एग्जांपल दे मुझे। नहीं सर। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर क्या चीज है? एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर क्या चीज है? बोलो, कोई तो बोलो। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं सर, जो ड्रग्स यूज होती है जैसे वेल्सटाटॉन वगैरह, ये एंजियोटेंसिन को ब्लॉक करते एंजियोटेंसिन के जो रिसेप्टर है उनको ब्लॉक करते हैं। हैं। ये सर कम्पिटिटिवली ब्लॉक है। कंपटीशन होता है बिटवीन एंजियोटेंसिन और ब्लॉकर में। जी सर। अगर उन ब्लॉकर्स में एंजियोटेंसिन अटैच होगी तो जब आप ये रिसेप्टर दोगे तो ये एंजियोटेंसिन को डिस्प्लेस कर देंगे उससे, रिसेप्टर से, और खुद जगह पे ऑक्यूपाई कर लेंगे जी उसको। सर कम्पिटिटिवली कर लेंगे। इसी को कहते हैं कम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो इसी तरह ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम उस रेजन के साथ अटैचमेंट है उनकी, वो रिलेटिवली लूज है।
ओके आप ये समझ लें कि एक आपकी ये आपकी जो चल रही है क्या होता है म्यूजिकल चेयर, जी सर ठीक है। तो जी जी एक बंदा जो चेयर पे बैठने की कोशिश कर रहा है तो उसकी जगह पे ज्यादा ताकतवर आएगा जो उसको धक्का देके परे कर देगा और खुद उस चेयर पे बैठ जाएगा। जी तो इसी तरीके से ये वाले जो हैं सोडियम की अट्रैक्शन जो है और रेजन की अट्रैक्शन फॉर सोडियम इज मच हायर। तो इसलिए जैसे ही सोडियम डालेंगे वो सोडियम है उन पे एब्जॉर्ब हो जाएगा और उस साइड से कैल्शियम और मैग्नीशियम रिलीज हो जाएगा। ओके सर सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, कैल्शियम हम्म और मैग्नीशियम के ऊपर टू पॉजिटिव चार्ज है, तो उस कैल्शियम और मैग्नीशियम को ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए एज कम्पेयर टू ना सोडियम। ना ना अगर आपके पास सीट छोटी है फिर क्या होगा? अगर जिस पे आप बैठे हुए हो चेयर छोटी है, आपकी छोटी ये चीजें नहीं चेयर लाएंगे। जो है, बात सुने ना, आपके पास जिस चेयर पे बैठे हुए हो वो इससे हाफ सीट है, तो उस पे दो बंदों का बैठना आसान होगा या एक बंदे का बैठना आसान होगा? एक बंदे का बैठना सामने। एक बंदे को उठाना मुश्किल होगा या दो बंदों को उठाना मुश्किल होगा अगर एक छोटी सी कुर्सी पे बैठे होंगे? एक बंदे किसको को धक्का देना आसान होगा? एक बंदे को हैं? दो को दो। एक छोटी सी सीट पे दो बंदे बैठे हैं उनको धक्का दे के उठाना आसान है या एक बंदा अगर जम के बैठा हुआ है उसके ऊपर? सर दो को। जी सर दो को देंगे। दो को। इसी तरीके से अगर डबल चार्ज है उसका तो वो आगे रिसीव करने वाली कैपेसिटी कितनी है? वो थोड़ी है, उसके वजह से वो लूजली अटैच हो जाती है, उतनी स्ट्रांगली अटैच नहीं होती। यही जो मैंने एग्जांपल दिया कि एक छोटी कुर्सी पे एक बंदा बैठा हुआ है वो स्टेबल होगा ज्यादा। अगर उसी पे दो बैठे हुए हैं एक छोटी सी कुर्सी पे और ये 1.5 घंटे का लेक्चर उन्हें सुनना पड़ा है तो वो क्या कोशिश होगी उनकी? कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी उठ के भागे। हम्म? जी सर ऐसे ओके ही। सर ओके समझ आ तो इसी तरीके से वो आपकी डिस्प्लेस करना कैल्शियम और मैग्नीशियम को इजी होता है फॉर सोडियम के, जो इसी वजह से कि भी उसका चार्ज सिंगल है। जी सर ठीक थैंक यू अगर सर। डबल चार्ज इस पे भी है तो आगे रिसेप्टर भी डबल रिसेप्शन होती है, दोनों को उसने अट्रैक्ट करके फिक्स होना है, फिर तो मुश्किल हो जाना था। मगर उधर एक है, इधर दो वाले उसके साथ अटैच होंगे तो वो जो है अटैचमेंट जो है इतनी स्ट्रांग नहीं होगी। जी सर ठीक थैंक यू सर। ओके जी। ये चीजें मुझे बतानी है नेक्स्ट टाइम। जी सर ठीक है। जी। खुदाफिज। अच्छा हो गया खुदाफिज। उन्होंने खुदाफिज भी नहीं कहा, उन्होंने दबा स्पीड में। सर हो गया। जी सर। सर को पॉइंट्स बता दें।